नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 22 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है एमनेस्टी फॉर सेडिशन लॉ कर्ब्स ऑन एनजीओस, यानी कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो उसने देशद्रोह के कानून को गलत बताया है और साथ ही साथ एनजीओस पे नियंत्रण को भी उसने गलत बताया है। तो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2016-17। तो इसमें क्या है कि भारत के संबंध में उन्होंने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया, अर्थात कि भारत में मानवाधिकारों से उल्लंघन के संबंध में बहुत भारी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा कि जो एफसीआरए कानून है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अर्थात कि वो कानून जिसके द्वारा कि किसी भी एनजीओ को भारत में विदेशी चंदा देने को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जाता है। तो एमनेस्टी ने कहा कि भारत इस कानून का गलत इस्तेमाल करता है और बहुत सारे जो संस्थान हैं, अगर उनसे भारत की सरकार की नहीं पड़ती है तो उन पे एफसीआरए कानून के तहत उनकी फंडिंग बंद करा देता है, जिसकी वजह से संस्थान अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सेडिशन कानून, यानी कि जो देशद्रोह का कानून है, तो उसका सरकार इस्तेमाल करती है उन लोगों के खिलाफ जो कि या तो सरकार का विरोध करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। तो ऐसे सभी लोग, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों या कि फिर एनजीओ के हों, अगर वो सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाते हैं तो वो क्या करती है, उनके क्रैक डाउन के लिए, उन्हें दबाने के लिए सेडिशन कानून यानी देशद्रोह कानून का उपयोग करती है। अगली खबर ये थी, यानी कि अगली बात उसमें ये थी कि एफसीआरए कानून के तहत जो लॉयर्स कलेक्टिव नाम का एक संगठन है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। और साथ ही साथ 25 एनजीओस का बिना कारण बताए उनका लाइसेंस जो था तो वो रद्द कर दिया गया था। तो ये कहना था कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगठन बनाने के अधिकार के खिलाफ है। तो है क्या दोस्तों कि एमनेस्टी जो है तो इस प्रकार की रिपोर्ट हर साल देता रहता है, लेकिन आपको सीधी बात बताऊं कि जो सारे के सारे विदेशी संगठन होते हैं या जो एनजीओ होते हैं जो भारत में आकर के काम करते हैं, तो इन सब की मंशा हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती है। कई सारे संगठनों की तो मंशा ही होती है कि उन देशों में जा कर के अपने जो पेरेंट देश हैं, अर्थात वो जिस देश के मुख्य संगठन हैं जहाँ वो पैदा हुए थे, उन देशों का एजेंडा बाकी देशों में लागू करने का प्रयास करना। जैसे कि जो ग्रीन पीस इत्यादि हैं, तो कभी कभार ये क्या करते हैं कि जो यूएस वगैरह के कुछ एजेंडा हैं तो उनको भारत में लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो कुडानकुलम का प्लांट था, तो उसको ग्रीन पीस ने ही आकर के वहाँ के लोगों को भड़काया था ताकि लोग उस प्लांट को ना खोलने दें। क्यों? क्योंकि भारत ने ये कहा था कि अगर यूएस हमें महंगा देगा ये सारे प्लांट खोलने के लिए जो उपकरण हैं, न्यूक्लियर प्लांट खोलने के लिए यानी नाभिकीय संयंत्र लगाने के जो उपकरण अगर महंगे देगा यूएस, तो हम किसी दूसरे देश से खरीद लेंगे। तो यूएस ने कहा अच्छा आप दूसरे देश से खरीदेंगे। तो उसके लिए ऐसा माना गया कि शायद उन्होंने ग्रीन पीस को कहा कि जा करके लोगों को भड़काओ जिससे कि वहाँ पे कुडानकुलम का प्लांट ही ना लग पाए, तब इनको समझ में आएगा कि यूएस से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो है क्या दोस्तों कि इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए एफसीआरए कानून की तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो सेडिशन यानी कि देशद्रोह का कानून है, तो उसका गलत इस्तेमाल तो अक्सर किया जाता है, लेकिन उस कानून को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका इस्तेमाल कई बार सही मायनों में भी किया जाता है और उसकी बड़ी आवश्यकता भी होती है। अन्यथा देश में अगर ऐसा कानून नहीं होगा तो बहुत सारे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं तो वो देश के अंदर अपनी गतिविधियां बढ़ाने लगेंगे, जिससे कि देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, है क्या कि जितने भी हमारे पास अधिकार हैं, मूलाधिकार हैं, खासकर जो अनुच्छेद 19 के तहत हैं, तो वहाँ पर वो सारे अधिकार हमें कुछ प्रतिबंधों के साथ प्राप्त होते हैं। अर्थात वो अधिकार एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष नहीं है कि वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हैं, उनमें कुछ प्रतिबंध जुड़े होते हैं और उन प्रतिबंधों का ही यहाँ पर एक उदाहरण है एफसीआरए कानून और सेडिशन कानून। अर्थात कि हम अपने अधिकारों का निरपेक्ष रूप से इस प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते कि जिससे कि देश को नुकसान हो। अर्थात हमारे अधिकारों की सीमा वहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है जहाँ से देश की सुरक्षा की सीमा शुरू हो जाती है। समझे ना? यानी कि अगर देश की सुरक्षा से समझौता होने की स्थिति आए तो वहाँ पे हमारे अधिकार जो हैं तो निलंबित हो जाते हैं। दोस्तों, अगली खबर है कि ऑनलाइन कोर्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉन्च्ड, यानी कि
बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? जयपुर में लॉन्च किया गया है। तो लिखा हुआ है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एम्ड एट कैपेसिटी इन्हेंसमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड वाइडनिंग ऑफ होराइजन्स ऑफ दोज वर्किंग इन द फील्ड। यानी कि बच्चों की सुरक्षा, जो कि मुख्य रूप से दो मुद्दों पर आधारित है। पहला मुद्दा है कैपेसिटी इन्हेंसमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि बच्चों की सुरक्षा में जो हिस्सेदार हैं तो उनकी क्षमता संवर्धन, और दूसरा है वाइडनिंग ऑफ होराइजन्स ऑफ दोज वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि उन लोगों के लिए स्कोप का विस्तार, या कि होराइजन का मतलब होता है उस दायरे का विस्तार जिस दायरे में वो काम करते हैं, अर्थात कि जिन नियम कानूनों के तहत वो कार्य करते हैं तो उनमें थोड़ा सा विस्तार किया जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्वायत्तता दी जानी चाहिए, कानून हल्के किए जाने चाहिए, ताकि वो बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद से कई सारे इनिशिएटिव पहल शुरू कर सकें। ठीक, तो ये इस विषय पे एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बात जाननी है वो ये है कि ये जो कोर्स है तो किसके माध्यम से विकसित किया गया था? ये यूनिसेफ के माध्यम से विकसित किया गया था। तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ जो है तो ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये यूएन की ही एक शाखा है, उसका ही एक अंग है। तो ऐसे बहुत सारे यूएन के अंग हैं जिनके बारे में कल मैंने आपको कहा था पढ़िएगा, और इसको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनिसेफ भी आ सकता है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि जयशंकर बिगिंस चाइना विजिट, यानी कि जो हमारे विदेश सचिव हैं जयशंकर जी, तो उन्होंने चीन का दौरा शुरू किया है। तो हुआ क्या था दोस्तों, आपको बताता हूँ कि पिछले साल चीन और भारत के बीच एक ओमनीबस स्ट्रेटेजिक डायलॉग, यानी कि एक सर्वदैशिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग, यानी कि रणनीतिक वार्ता होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। क्यों? वो इसलिए नहीं हो पाई थी कि भारत ने ये मांग की थी कि जैश ए मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन, यानी अजहर मसूद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। पर क्या किया था कि जब वो यूएन में गया था मामला, तो चीन ने वीटो कर दिया था। फिर दूसरा क्या था कि जो एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, तो भारत उसमें प्रवेश चाहता था, लेकिन चीन ने भी वहाँ पे क्या किया था, अड़ंगा लगा दिया था। तो इन दोनों बातों को लेकर के दोनों देशों के बीच काफ़ी तल्खी आ गई थी, और जो एक स्ट्रेटजिक डायलॉग यानी एक रणनीतिक वार्ता होने वाली थी वो वहाँ पे खटाई में पड़ गई थी। तो उस वार्ता को अब आगे बढ़ाए जाने की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो अजहर मसूद का मामला था, तो वो कौन सा मामला था? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1267, यानी कि प्रस्ताव या संकल्प 1267। रेजोल्यूशन को दोस्तों प्रस्ताव या संकल्प कहते हैं। ठीक, तो है क्या कि ये आप याद रखिएगा कि 1267 किससे संबंधित है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूएन के जो हैं रेजोल्यूशंस हैं, तो उनमें जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एक इसका संबंधित है अजहर मसूद का, एक दूसरा जो इज़राइल से संबंधित है। तो ऐसे दो तीन जो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस हैं उनको याद रखिए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया है अभी फ़िलहाल कि एक सेपरेट ऑफिशियल लेवल फोरम, यानी कि एक अलग से अधिकारी के स्तरों का एक फोरम, एक मंच जो है वो गठित किया जाएगा, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी में भारत के प्रवेश के मुद्दे को लेकर के विशेष रूप से चर्चा करेगा। तो अजहर मसूद के मामले में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एनएसजी के बारे में हम अभी बात करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए आगे चल के क्या होता है। और अगला जो मुद्दा है जो कि वो वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा है। तो सीपे को कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये कहाँ से होकर के जाता है दोस्तों? तो ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर के जाता है। तो भारत ने इस पर क्या किया था, अपना एक अड़ंगा लगाया था। अड़ंगा मतलब क्या लगाया था? अपनी एक आवाज़ उठाई थी कि अगर आप पीओके से होके जा रहे हैं तो आपको भारत से भी अनुमति लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीओके को भारत ने अपनी टेरिटरी, अपना भूक्षेत्र माना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पाकिस्तान से अनुमति लेकर के पीओके में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना अनुचित है, खासकर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। अगर पाकिस्तान वहाँ पे कोई निर्माण करता है तो चलिए वो ठीक है, लेकिन अगर कोई तीसरा देश आकर के वहाँ पे कोई निर्माण करता है तो ये फिर भारत को स्वीकार नहीं है। तो हुआ क्या है कि ये पीओके से होके गुजरता था, इस वजह से भारत और चीन के बीच इस मामले में तनातनी थी। और यहाँ पर एस जयशंकर ने यही कहा था कि ये जो है तो होल्डिंग अ फुल डेवलपमेंट ऑफ टाइज, यानी कि हमारे बीच जो ताल्लुकात हैं, भारत चीन के बीच जो ताल्लुकात हैं, तो वो पूरी तरीके से इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पीओके का मुद्दा जो है वो गंभीर है और चीन उस पर झुकना नहीं चाहता है।
लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक नई चीज़ जो है, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से घटित हुई है, वो ये है कि जो दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, यानी कि जो एक भू राजनीतिक परिवर्तन है, तो वो आ चुका है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पुलिसिंग है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग है, तो हम उसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही साथ जो बराक ओबामा की पुरानी नीतियाँ थी, वो उससे उलट जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो नाटो को भी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये कहना है भारत का कि ऐसी स्थिति में हमने रायसीना डायलॉग जब किया था, तो वहाँ पर ये पाया था कि अब हालात आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगे, और हो सकता है कि चीन आगे चल के एक ग्लोबल पुलिसिंग यानी कि वैश्विक पुलिसिंग में अपना एक स्थान बनाने की कोशिश करे। और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर तौर पे हमारे यूएस से संबंध और चीन से संबंधों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। तो देखिए जब वो सब होगा तो क्या बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि भारत कोशिश करेगा कि उसकी जो स्थिति है, यानी कि उसकी जो ताकत है हिंद महासागर के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, वो बनी रहे। और भारत को ये लगता है कि अगर यूएस उस जगह से हटता है इंटरनेशनल या ग्लोबल पुलिसिंग से, और चीन अगर वहाँ पे आता है, तो उसको सभी इलाकों में अपनी स्थिति को किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए, ताकि भारत के जो हित हैं उन पे किसी भी प्रकार से समझौता ना हो, यानी कि उन पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। तो हो सकता है कि अगर चीन ग्लोबल पुलिसिंग स्टार्ट करता है, तो आसपास के जो लोकल इलाके हैं, भारत के आसपास के इलाके, तो भारत भी यहाँ पे सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दे। और चीन को काउंटर करने के लिए इन इलाकों में हो सकता है कि वो भी अपनी सेना में कई सारे ऐसे विंग्स जोड़े, या कि कुछ ऐसे परिवर्तन करे, ताकि वो इंटरनेशनल पुलिसिंग या वैश्विक पुलिसिंग करने के लिए धीरे धीरे खुद को सशक्त बना सके। और हो सकता है कि अगले 10-15 वर्षों में भारत खुद भी ग्लोबल पुलिसिंग में घुसने की कोशिश करे। तो होगा कि नहीं वो अलग बात है, और भारत की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि ग्लोबल पुलिसिंग में घुसे, क्योंकि ये सब बहुत खर्चीला काम होता है। तो है क्या, भविष्य तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में भारत को जो करना चाहिए तो वो अभी देखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो अगली एक बात है वो आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है। उसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो दोस्तों इस साल जो है तो इसकी एक समिट यानी शिखर स्तरीय वार्ता कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होने वाली है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों देशों के जो लीडर हैं, यानी कि जो सर्वोच्च लीडर हैं, तो वो हो सकता है वहाँ पे आके मिले। साथ ही साथ इसी साल जो है तो ब्रिक्स की जो शिखर स्तरीय वार्ता है तो वो चीन में होने वाली है। तो वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के मिलने की संभावना है, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दों पे फिर से वहाँ पे बातचीत होगी। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि इंडिया रवांडा साइंस एविएशन वीज़ा डील्स, यानी कि भारत और रवांडा ने उड़ान संबंधी और वीज़ा संबंधी समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों एविएशन का मतलब होता है उड़ान या कि फ़्लाइट, ठीक, और वीज़ा का तो मतलब आप जानते ही हैं। तो भारत और रवांडा के बीच क्या हुआ है दोस्तों, अभी एक बाईलेटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट यानी कि द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता हुआ है, ठीक। अभी आपको बता दूं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी साहब कहाँ गए हैं, वो रवांडा गए हुए हैं। रवांडा आप देखिएगा कि अफ्रीका में एक बहुत ही छोटा सा देश है, और काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ पर जातीय संघर्ष होता रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी, ठीक। तो आपको बता दूं कि रवांडा में जो बहुसंख्यक जाति है उसका नाम है हुतू, और जो अल्पसंख्यक जाति है उसका नाम है तुत्सी। तो उन दोनों के बीच लगातार युद्ध होते रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे लाखों लोगों की मौत हुई थी, और बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जो थे तो ले दे करके किसी तरीके से समाप्त हुए थे। हालांकि छोटे मोटे संघर्ष जारी रहते हैं। और ये बताऊं कि उसके बाद से रवांडा ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश की है। और हामिद अंसारी साहब जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि रवांडा से हमको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पे, और जिस तरीके से इतने बड़े संघर्ष के बाद, गृह युद्ध के बाद भी ये देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वो मतलब कि काबिले तारीफ़ है। हालांकि बता दूं कि रवांडा अत्यंत गरीब देश है, और अपनी गरीबी की बावजूद भी वो जो कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। तो ऐसे देश जो दोस्तों काफ़ी गरीब हैं, तो उनको अक्सर बड़े देशों की मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक उनकी मदद नहीं मिलेगी तब तक वो अपने पाँव पर सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो है क्या कि रवांडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनासात्से मुरेकेजी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी फ़ोटो भी बनी हुई है हामिद अंसारी साहब के साथ, नाम भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से नाम। तो इन्होंने अभी क्या किया था कि जब हामिद अंसारी साहब गए थे तो उनसे मुलाकात की थी, और 3 MOUs पे वार्ताएं हुई थी।
तो इन तीनों एमओयूज़ को जो है तो फाइनलाइज कर लिया गया है, यानी कि इन पे अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। तो उसमें जो पहली एमओयू थी, जो पहला एमओयू था, तो वो किस बात पे आधारित था? वो आधारित था डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक सीधी फ्लाइट चलाना, एक सीधी उड़ान चलाना। तो ये कहा जा रहा है कि रवांडा की राजधानी किगाली से लेकर के मुंबई तक एक सीधी फ्लाइट चलाई जाए, ताकि भारत के लोग सीधे रवांडा और रवांडा के लोग सीधे भारत आ सकें। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो अन्य दो एमओयूज़ हैं इसके अलावा, वो क्या होंगे? वो होंगे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर इन रवांडा, यानी कि भारत जो है तो वहाँ पे एक उद्यम विकास केंद्र खोलेगा रवांडा में, यानी एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा। और साथ ही साथ एग्जेम्पशन ऑन वीज़ा फॉर एंट्री ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स, यानी कि जो कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट हैं, अर्थात जो विदेश सेवा के अधिकारी और जो अन्य आईएएस आईपीएस इत्यादि जो सेवा के अधिकारी होते हैं, और इसी तरह की जो रवांडा के इस स्तर के अधिकारी होते हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे देश में आने जाने के लिए वीज़ा से मुक्ति दी जाएगी, यानी वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात वीज़ा ऑन अराइवल होगा, यानी कि जब वो इस देश में पहुंच जाएंगे तो वीज़ा उन्हें स्वतः ही दे दिया जाएगा। तो इस बारे में अभी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर भी एक एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है। तो तीनों मुद्दों को मैंने आपको बता दिया कि पहला मुद्दा क्या था, डायरेक्ट फ़्लाइट का, दूसरा मुद्दा क्या था, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का, और तीसरा मुद्दा क्या था कि एग्जेम्पशन ऑफ वीज़ा, यानी कि वीज़ा की मुक्ति का। तो इन तीनों मुद्दों पे सहमति बन गई है। और आपको ये भी बता दूं कि रवांडा जो है तो उसने एक बड़ी मांग क्या की है भारत से। उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, यानी कि दवा निर्माता कंपनियां रवांडा में दवा की दुकान खोलें, ताकि कुछ सस्ती कीमतों पर उनको सारी की सारी दवाएं जो हैं वो उपलब्ध हो पाएँ। ठीक। दूसरी मांग उन्होंने की है कि भारत की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं तो उन्हें किगाली में शॉट किया जाए, यानी उनकी शूटिंग जो है वो किगाली में की जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे भारत से जाने वाले जो लोग हैं, अगर वो किगाली को देखते हैं अपनी फ़िल्मों में, फिर पता करते हैं कि फला साइड जो थी तो वो कहाँ पर थी, और उन्हें पता चलता है किगाली में थी, तो हो सकता है कि किगाली की तरफ टूरिज़्म बढ़े, यानी कि हो सकता है कि रवांडा की तरफ भारत के लोग पर्यटन में ज़्यादा जाएँ। क्योंकि ऐसा देखा गया कि भारत के लोग पहले न्यूजीलैंड नहीं जाते थे बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए, लेकिन जब भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में न्यूजीलैंड के कई सारे शहरों को दिखाया जाने लगा और वहाँ की कई सारी प्राकृतिक खूबसूरतियाँ दिखाई गई, तो भारत के लोगों ने वहाँ देख करके न्यूजीलैंड पर्यटन के लिए जाना शुरू कर दिया। तो इस बात के मद्देनज़र रवांडा ने भी कहा है कि इससे हो सकता है कि रवांडा में भी पर्यटन में इजाफा हो, क्योंकि है क्या कि सिर्फ भारतीय बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते हैं, बहुत से ऐसे देश के लोग हैं, पाकिस्तानी इत्यादि भी हैं जो देखते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे बॉलीवुड की कई सारी फिल्में डब करके देखी जाती हैं। तो इस वजह से अगर भारतीय फिल्में वहाँ जा कर के शूट होती हैं, तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ भारतीय बल्कि बहुत से अन्य देशों के लोग भी उन सारी फिल्मों को देख करके ये जान सकेंगे कि किगाली में भी काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक खूबसूरती है और वहाँ घूमने जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है पर्यटन में सुरक्षा का, अर्थात कि कोई ऐसा इलाका जो कि सुरक्षित नहीं है तो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर ये बॉलीवुड के लोग यहाँ पे आके शूटिंग वगैरह करते हैं तो इससे ये भी तो स्पष्ट होगा कि अगर कोई आके यहाँ फिल्म बना सकता है कई महीने रह के और उसको सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं आती है, तो जाहिर तौर पर अगर आप 2-4-10 दिन के लिए आएंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आपको समझने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू स्टॉप ऑब्सीन अपलोड्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क आईएसपीज। तो आईएसपी होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, या जो कुछ भी हैं, अर्थात वो सभी सेवादाता जो कि अपने नेटवर्क पे इंटरनेट की इजाज़त देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आईएसपीज कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईएसपी से ये पूछा है कि क्या अश्लील जो चीज़ें अपलोड होती हैं उन्हें आप अपलोड होने से ही रोक सकते हैं। तो है क्या कि दोस्तों, जो पूरा का पूरा मुद्दा है उसमें हम शुरू करेंगे इस बात से कि एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, प्रिवेंशन एंड नॉट क्योर। तो जैसे एक बीमारी होती है दोस्तों, तो एड्स के संबंध में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक, यानी कि एड्स जो है तो ऐसा है कि अगर उससे हम बच लें, प्रिवेंशन करें, तो उसको ठीक करने से वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एड्स जो है तो सीधे तौर पे कभी ठीक होता तो है नहीं। ठीक, तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे कैंसर है, तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि उन सारी चीज़ों से बचो जिससे कि कैंसर होता है, क्योंकि एक बार हो गया तो फिर वो ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
तो ठीक यही कहा गया है यहाँ पर कि प्रिवेंशन एंड नॉट क्योर, यानी कि अगर किसी भी औरत का कोई भी ऐसा अश्लील वीडियो अपलोड हो जाता है तो बाद में आप उसे वहाँ से हटा दें या जिसने अपलोड किया उस पर कार्रवाई करें, वो तो बात की बात है, वो तो क्योर की बात है। लेकिन अगर प्रिवेंशन करें तो उससे जो वो सारा वीडियो सर्कुलेट हुआ है और जो स्त्री की इज्जत जो है तो नीलाम हो गई है पूरे इंटरनेट में, तो उसका क्या भरपाई हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यानी कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि औरतों के वो सारे वीडियोस वहाँ पर अपलोड ही ना हो पाएँ। तो इस संबंध में क्या था कि आईएसपीज़ यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है कि हम उन सारे के सारे वीडियोस को फ़िल्टर कर सकें जो कि अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो सारे वीडियोस नहीं देख सकते हैं, लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं। तो उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। तो साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि साजन पुवैया जो कि गूगल के काउंसलर हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, सबको पता है कि इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं, सारे लोग गूगल में जाके उसको सर्च करते हैं। तो उन्होंने उनको भी बुलाया था कि आप बताइए कि गूगल क्या इसमें कुछ मदद कर सकता है इन सारी चीज़ों को डिलीट करने में, या कि ये सर्च की जाए तो ना मिले ऐसा करने में। तो हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, यानी कि जो सूचनाओं का लगातार प्रवाह है, वो इतना ज़्यादा है कि इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं है। यानी कि सभी ने, चाहे आईएसपीज़ हों चाहे गूगल हो, इन सब ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। ठीक, अब है क्या दोस्तों कि जो एक बेंच थी जिसमें कि जस्टिस मदन बी लोकुर और यूयू ललित थे, तो उन्होंने ये कहा है कि लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड हु बिकेम विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअली एब्यूजिव वीडियो अपलोडेड ऑन वेबसाइट्स, यानी कि वो सभी बच्चे या कि स्त्रियां जिनके कि इस प्रकार से सेक्सुअल वीडियोस को अपलोड कर दिया जाता है इंटरनेट पे, तो उनको उससे जो मानसिक प्रताड़ना होती है, तो और उससे उनकी जो मर्यादा भंग होती है, तो क्या वो उसकी भरपाई कोई कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये कोई नहीं कर सकता है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात को ही रोकें कि ऐसा कोई वीडियो वहाँ पर अपलोड ही ना हो पाए। लेकिन दोस्तों ये बात आप भी खुद समझते होंगे, अगर आप इंटरनेट में कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये लगभग लगभग असंभव है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या गूगल के लिए जानना कि कौन सा मटेरियल अपलोड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो अपना मत है, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर वो किसी भी स्त्री को अपने विश्वास में लेकर के उससे संबंध बनाता है, तो उसका वीडियो नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि एक तरीके से ये उस विश्वास को तोड़ने वाली बात है। और क्योंकि अक्सर वीडियो बना करके लोग या तो अपने होशियारी में कि देखो मैंने ऐसा ऐसा महान काम किया है, उसको फैला देते हैं, या कि जब उस लड़की से उनका झगड़ा हो जाता है तो कई बार उसको फैला देते हैं और इस तरीके की गलत हरकतें करते हैं। हालांकि कई बार लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उससे उस स्त्री के जीवन में जो एक गलत असर पड़ा, यानी उसकी स्त्री का जो जीवन था वो पूरा का पूरा उससे दुष्प्रभावित हुआ, तो उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, भले ही वो आदमी जेल चला जाए या कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि जो शारीरिक संबंध हैं तो वो तो बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें हैं, और वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं शरीर में कि जब वो उठते हैं तो एक विशेष उम्र में उठते हैं तो लोग उस चीज़ के प्रति सदैव ही आकर्षित होते हैं। ठीक, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर इस प्रकार की वीडियोस बना करके उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाए और किसी व्यक्ति के उन नाजुक पलों का फ़ायदा उठाते हुए उसकी पूरी ज़िंदगी पे एक इस प्रकार का कुठाराघात किया जाए। और जो लोग इस तरीके का काम करते हैं तो काफ़ी नीच स्तर के लोग होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो खुद लड़कियां होती हैं तो उन्हें इस बात से सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अक्सर अभी वो उम्र के जिस पड़ाव में है तो उनसे इस तरीके के काम, गलतियां हो जाती हैं। और गलतियां तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, और आजकल जो समाज है तो बदल रहा है, वहाँ पे ये सब होता रहता है। तो वहाँ पे अगर वो किसी व्यक्ति के भले ही बहुत विश्वास में है, विश्वास करती हैं कि वो जो उनका दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही अच्छा है और कभी ऐसा नहीं करेगा, तो कितना भी सोच रही हो कि वो कितना भी अच्छा है, लेकिन उनको कभी भी अपनी वीडियो उन्हें नहीं बनाने देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार वो वीडियो बन गई तो उसे फिर लीक होने से रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक, तो क्योंकि है क्या दोस्तों कि जो पुरुषों की जो मानसिकता है तो मैं उससे काफ़ी अच्छे से परिचित हूँ। कई बार वो अगर लीक नहीं भी करना चाहते तो अपने दोस्तों इत्यादि को दिखाते रहते हैं, और अक्सर वहाँ से जब दोस्त उनके देखते हैं तो उसकी डिमांड करते हैं कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, और वो अक्सर आकर के तैश में उनको दे देते हैं, और फिर बाद में क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं।
तो है क्या कि लड़कियों को खुद से ये समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब वो भी जिस उम्र में हैं तो इस सब बातों को समझती हैं, और वहाँ पे उन्हें इस तरीके का कोई भी वीडियो लड़कों को नहीं बनाने देना चाहिए, चाहे वो कितना भी उस बात का बुरा क्यों ना मान जाएं। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार एक गलत फैसला ले लिया तो फिर आप ये मान जाइए कि भारतीय समाज है, और एक लड़की की जब वीडियो आ जाती है तो ना सिर्फ उसका वर्तमान बल्कि उसका भविष्य भी चौपट हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी विवाह तक होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो जाती हैं, और समाज में उसके और उसके परिवार की जो बेइज्जती होती है तो अलग से होती ही है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि यूएस हार्डन्स रूल्स फॉर डिपोर्टेशन, यानी कि जो यूएस है तो उसने निर्वासन के लिए, लोगों को देश निकाला देने के लिए अपने जो नियम हैं और कठोर कर दिए हैं। तो दोस्तों है क्या कि वो सारे के सारे माइग्रेंट्स, यानी कि वो सारे के सारे प्रवासी लोग जो कि यूएस में आकर के रहते हैं, तो अक्सर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि उनको कई तरीके से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी, यानी कि उनको यूएस से डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही थी। अब है क्या कि कई सारे जब संगठन इन लोगों के पक्ष में आ गए और उन्होंने कहा कि इनको सीधे निर्वासित नहीं किया जा सकता, डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, और वो लोग जब न्यायालय इत्यादि पहुंचने लगे, ट्रंप के खासकर बैन के खिलाफ आपने देखा, वो जब न्यायालय पहुंच गए तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत सारे प्रवासी आकर के उनके देश में रह रहे हैं ये कभी अमेरिका को छोड़ें ही ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम एक ऐसा नया सिक्योरिटी नॉर्म, यानी कि एक ऐसा नया सुरक्षा मानक बनाएंगे जहां पे हम उन छोटे छोटे अपराधियों को भी उनके देश वापस भेज देंगे, जो कि अपराध आमतौर पे बड़े अपराध नहीं माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रवासी जो कि यूएस में आकर के ट्रैफिक के नियमों को तोड़ दे, या कि जो शॉपलिफ्टिंग यानी कि दुकान से कोई सामान चोरी कर ले, तो इस तरीके के जो छोटे मोटे अपराध करने वाले हैं, तो ये कहना है यूएस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कि अब हम उनको भी क्या करेंगे, अपने डिपोर्टेशन की जो प्राथमिकता सूची है उसमें सबसे ऊपर रखेंगे। यानी कि दोस्तों जब डिपोर्ट किया जाता है लोगों को किसी देश से, तो वो अपनी एक प्राथमिकता सूची बनाते हैं कि वो सबसे पहले किन लोगों को डिपोर्ट करेंगे या देश से निकालेंगे। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो ऐसे छोटे मोटे भी अपराध करने वाले हैं अमेरिका में, और जो कि हो सकता है कि एक या दो बार भी उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा हो या कि दुकान से कोई सामान चोरी कर लिया हो, तो उनको भी पकड़ के वो उनके देश वापस भेज देंगे। तो दोस्तों अब इस तरीके की जो नीतियां हैं ये साफ तौर पे दर्शाती हैं कि अमेरिका जो है तो प्रवासियों के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं रह गया है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो प्रवासी हैं तो खुद ही डर के मारे अमेरिका से भागने लगें। तो एक तरीके से यही चाहता है अमेरिका कि हम इतना इनके ऊपर नियम कानून लाद दें कि ये उससे परेशान होकर के खुद भी हमारे देश से निकल जाएं। और एक दूसरी खबर ये है कि आर्मी ऑफिसर पिक्ड फॉर एनएसए जॉब, यानी कि आपको पता है कि जो माइक फ्लिन थे, जो एनएसए जिनको चुना गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो उनसे इस्तीफ़ा खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया कुछ ही दिनों के बाद। तो अब वो लगातार ढूंढ रहे थे कि वो नया एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसे बनाएंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर जो हैं, तो अब उन्होंने उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया है। तो दोस्तों जो एचआर मैकमास्टर हैं, तो वो इराक का जब युद्ध हुआ था और उस युद्ध के जब बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे अमेरिका के, यानी कि जो डार्केस्ट डेज थे, तो वहाँ पर उन्होंने जा कर के काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज़ यानी कि रणनीतियाँ बनाई थी, जिसकी वजह से अमेरिका जो है तो उन सारी समस्याओं से उबर पाया था। तो अब काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो अमेरिकी आर्मी में, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सम्मान है उनका आर्मी में। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये शायद उनके लिए सही व्यक्ति रहेंगे एनएसए के तौर पर। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि लेबर मोबिलिटी इशू इज़ की टू यूके इंडिया एफटीए, यानी कि श्रमिकों का आवागमन भारत और यूके के संबंध के बीच होने वाले एफटीए संबंधों के लिए एक विशेष मुद्दा रहेगा, एक विशेष उपाय रहेगा। ठीक, अब है क्या दोस्तों, एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। तो दोनों देशों के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता होगा, तो ना सिर्फ वो व्यापार तक सीमित रहेगा, बल्कि जो श्रमिक हैं तो वो भी एक दूसरे देश में आकर के कार्य कर सकेंगे। ठीक, हालांकि सभी जानते हैं कि यूके के लोग भारत आकर के काम नहीं करते हैं, भारत के ही लोग यूके जा कर के काम करते हैं।
हैं। तो उनका यहाँ पर ये कहना था कि जब भारत के लोग यूके जाकर के काम करते हैं तो जो यूके की इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें वो सहयोग देते हैं, और उसके बाद जब वो भारत आते हैं तो वो भारत की इकॉनमी में सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रेमिटेंस वहाँ से भेजते हैं, जो पैसा कमा के वो भारत भेजते हैं, तो आगे चल के भारत आकर के वो खुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भारत की जीडीपी पे उसका धनात्मक असर पड़ता है। और जब रेमिटेंस वहाँ से भेजते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन भी भारत का जो है तो वो ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ जब यूके में काम करते हैं तो जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं तो उनको कितना प्रॉफिट पहुंचाते हैं, क्योंकि काफ़ी कम कीमत पे, काफ़ी कम तनख्वाह पे वो कितना ज़्यादा काम करते हैं, तो जाहिर तौर पे यूके के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ वो वहाँ पर उन्होंने जो पोस्ट ब्रेग्जिट अर्थात ब्रेग्जिट के बाद होने वाले जो कोलैबोरेशंस हैं उनके संबंध में ये कहा है कि अब हमें यूके के साथ अपने नए ताल्लुकात बनाने, नए द्विपक्षीय समझौते करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जो समझौते करते थे तो हम ईयू के साथ करते थे, यानी कि भारत और ईयू के साथ संबंध होता था। ऐसा नहीं है कि ईयू के साथ सीधे कोई डील होती थी, होता वो भी बीटीआईटी था, जो कि मैंने कल आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, जब वो सारे के सारे देश एक ही बाज़ार से जुड़े हुए हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि उनके साथ जो आप वो बनाएं संबंध, तो एक के साथ अलग बनाएं, दूसरे के साथ अलग बनाएं। तो है क्या कि उन सारे जो टाइज़ होती थी, द्विपक्षीय वार्ता संबंध होते थे, उन सभी में वो सारे ही प्रावधान रखने पड़ते थे जो कि एक देश के साथ रखे गए हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि यूरोप में भारत से कोई भी एक देश अपना माल मंगा करके यूरोप में किसी भी देश में बेचता रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो अंदर एफटीए चलता है, यानी कि वहाँ पे तो कोई अब सीमाओं की बाध्यता नहीं रह गई हैं। तो इस वजह से ये था कि भारत अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से टाइज़ नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि अब ईयू से बिल्कुल बाहर हो जाएगा यूके, तो भारत के लिए थोड़ा सा आसान होगा यूके से अलग से बात करना। क्यों? क्योंकि जब अभी तक वो यूके से कोई भी टाई करता था, कोई भी संबंध बनाता था, तो वहाँ पर उसको उसका भी ख्याल रखना पड़ता था कि हम कोई ऐसे यहाँ पर इनसे समझौते ना कर लें कि फ्रांस या जर्मनी या कि कोई अन्य यूरोपियन यूनियन का देश हमसे नाराज़ हो जाए कि आप यूके के साथ इस तरीके के क्यों कर रहे हो विशेष प्रकार के समझौते, जबकि अंदरूनी तौर पे तो सारा मार्केट सभी के लिए खुला हुआ है। तो है क्या कि भारत भी नहीं चाहता था कि बाकी देशों से संबंध उनके इसलिए ख़राब हों क्योंकि वो यूके को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो इस वजह से वो यूके को विशेष रूप से प्राथमिकता देने के लिए कोई ऐसा खास तौर पे समझौता नहीं करते थे जब तक कि यूके ईयू में था। लेकिन जब यूके ईयू से बाहर निकल जाएगा तो जाहिर तौर पे भारत उस संबंध में कई सारे नए ऐसे समझौते कर सकेगा यूके के साथ, जो अभी तक वो नहीं करता था। तो ये आपको समझना चाहिए कि जब आप किसी भी यूनियन से समझौता करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है बजाय कि जब आप किसी एक देश से समझौता करते हैं, क्योंकि यूनियन में कई सारे देश होते हैं और वहाँ पर आपको समझौता करने पर सिर्फ एक देश के साथ संबंधों का ख्याल नहीं रखना पड़ता, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस समझौते से बाकी देशों के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए लाइफ वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्लिपरी सॉल्यूशन टू केचप प्रॉब्लम, यानी कि केचप की समस्या के लिए एक फिसलन से संबंधित हल ढूंढा गया है, यानी एक फिसलता हुआ हल ढूंढा गया है। तो आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है इस टाइटल का? टाइटल का मतलब ये है कि आपने देखा हुआ है कि जो टोमेटो केचप होता है तो किस प्रकार से वो उस डिब्बे में चिपक जाता है जिस डिब्बे से उसको निकाला जाता है। इस वजह से आपने देखा हुआ है कि जो टोमेटो केचप है वो कभी भी उस बोतल या डिब्बे से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है, यानी कि जब वो ख़त्म भी हो जाता है तब भी उसके अंदर उसकी दीवारों पर काफ़ी ज़्यादा टोमेटो केचप जो है वो चिपकी हुई मात्रा में बचा रह जाता है। और दोस्तों सिर्फ टोमेटो केचप ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चिपचिपी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए पेंट हो गया या कि अन्य कोई विस्कस लिक्विड या श्याम द्रव हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिब्बे के अंदर या कंटेनर के अंदर चिपक जाती हैं। तो दोस्तों भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक, उनका नाम है कृपा वाराणसी। उन्होंने क्या किया है, एक नई चीज़ बनाई है, एक नई कोटिंग बनाई है, एक ऐसी परत बनाई है जिसे कि अब अगर डिब्बे या कंटेनर के अंदर लगा दिया जाता है तो वहाँ पर कितनी भी चिपचिपी चीज़ क्यों ना हो नहीं चिपकेगी। यानी कि अगर उसको किसी भी सॉस की, टोमेटो केचप की बोतल के अंदर वाली परत पे लगा दिया जाए तो उस टोमेटो सॉस की एक एक बूंद तक वहाँ से फिसल करके आपके थाली में गिरेगी, यानी कि उस
बोतल में या उस डिब्बे में अब कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सतह इतनी ज़्यादा फिसलन भरी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाएगी कि वहाँ पर अब किसी भी चीज़ का चिपक के रह पाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप नोट कर लीजिएगा, वो है लिक्विग्लाइड। यानी कि ये जो नाम है तो इस कोटिंग को या कि इस पदार्थ को दिया गया है जो कि इन्होंने बनाया है। और ये जो लिक्विग्लाइड है तो उन सभी पदार्थों के लिए अब एक चिकनाहट भरी सतह के का कार्य करेगा जो कि अपने डिब्बों या कंटेनर में अक्सर चिपक के रह जाती थी। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जैसे कि पेंट है, ठीक, ग्लू यानी कि गोंद है, या कि कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य प्रसाधन है, आपने देखा है कि वो भी अक्सर अंदर चिपके हुए अवस्था में रहते हैं। तो है क्या कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं तो बिलियंस ऑफ गैलन्स यानी कि जहाँ पर इनका निर्माण होता है और साथ ही साथ जहाँ पर इनका उपयोग होता है तो ये लाखों गैलन की मात्रा में हर साल बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं कंटेनर्स या डिब्बों में चिपक के रह जाते हैं और कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ये बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कहा गया है कि ये जो चीज़ है, ये जो कोटिंग है, तो इस प्रकार के होने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान को क्या करेगी? रोकेगी, उसकी भरपाई करेगी और साथ ही साथ जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग है उसको वो सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा कि इसका नाम है लिक्विग्लाइड, ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इसका आज पहला पार्ट है दैनिक अनुवाद का वो समाप्त होता है, क्योंकि इसका आज दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें कि बिजनेस की खबरें और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा पेज है लाइफ का, इसकी भी खबरें जो हैं तो वहाँ पर रहेंगी, ठीक है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि 17 तारीख से जब से ये द हिंदू का स्वरूप बदला है तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा पेपर अब सिर्फ आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए लिखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप किनारे में देखेंगे लेफ़्ट साइड में इन ब्रीफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले राइट साइड में हुआ करता था जिसमें हॉलीवुड इत्यादि की और बॉलीवुड इत्यादि की काफ़ी खबरें हुआ करती थी, वो सब इन्होंने हटा दी हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे एडिटोरियल के पेज में जो कार्टून आता था वो भी वहाँ से हट गया है। और इसके अलावा इतना बड़ा पेज लाइफ में आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि इस पेज में बहुत सारे भारी विज्ञापन छपे होते थे या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें छपी होती थी जिसका यूपीएससी से लेना देना नहीं होता था। वो आम तौर पे जो लोगों के इंटरेस्ट की या लोगों की आम रुचि की चीज़ें हैं वो भी इसमें छपी होती थी। लेकिन एक तरीके से ये जो पीछे का पूरा पेज है तो आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज बना दिया है। यानी कि जो मंडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लाइफ वाले पेज में एक हफ्ते में ये कवर करने वाले हैं। तो वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पेज होता है उनके एजुकेशन वाले पार्ट में मंडे को, तो शायद वो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, यानी कि पढ़ना उसको ज़रूरी रहेगा आपके लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खबरें तो वो आपको यहाँ पे लाइफ वाले पेज पे ही दे दिया करेंगे। और इसको देख करके ही लग रहा है इतनी सारी जो खबरें हैं ज़्यादातर उसमें यूपीएससी से संबंधित हैं, यानी कि लगभग इन्होंने अपना पूरा पैटर्न जो बदल के यूपीएससी के छात्रों के लिए कर दिया है। तो दोस्तों रात को इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय